सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान, जो कि पीजीटी और नेट जेआरएफ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे भाषाओं का वर्गीकरण, जिसमें हमने 2 वर्गीकरण बताए, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण के हमने 2 वर्ग बताए थे, अयोगात्मक और योगात्मक। तो योगात्मक में आश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट मुख्य 3 वर्ग में यह योगात्मक वर्ग बटा हुआ है। तो इसमें हमने आश्लिष्ट और श्लिष्ट पढ़ लिया था। आज नंबर 3 प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा हम लोग पढ़ेंगे। हमने बताया था कि योगात्मक में आश्लिष्ट में प्रत्यय प्रधान भाषाएं आती हैं और श्लिष्ट में विभक्ति प्रधान भाषाएं आती हैं और प्रश्लिष्ट में समास प्रधान भाषाएं आती हैं। तो ये योगात्मक का प्रश्लिष्ट रह गया था, आज इसको पढ़ के समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में ऐसी भाषाएं आती हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि उनको अलग करना संभव नहीं होता है। प्रश्लिष्ट माने खूब अच्छे से चिपका हुआ। तो इस प्रकार की भाषाएं जो होती हैं वह समास प्रधान होती हैं। और कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे देखिए उदाहरण में शब्द है सौवर, इसका अर्थ है स्वर संबंधी। तो इसमें स्वर और आ मिलाया गया, बन गया सौवर। और ये दूसरा उदाहरण है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। चिकीर्षति, इसका अर्थ है वह करना चाहता है। क्री सा ति बन गया चिकीर्षति। तो देखिए इसमें सारा कुछ इतना प्रश्लिष्ट है, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग सब कुछ बिल्कुल एकदम प्रश्लिष्ट है, इसीलिए इसको प्रश्लिष्ट या समास प्रधान कहा गया है। यानी कि प्रश्लिष्ट भाषाएं समास प्रधान होती हैं। ऐसे ही दित्सति, इसका अर्थ है वह देना चाहता है। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से भाषा को समझाने की कोशिश की गई है। दा सा धंती बन गया दित्सति। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्लिष्ट में सारी चीज़ें प्रकृति, प्रत्यय आदि चिपके हुए रहते हैं, तो प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देते हैं। इसके 2 भाग हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट देख लेते हैं। प्रश्लिष्ट में भी 2 कैटेगरी हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट, आंतरिक प्रश्लिष्ट। तो ये जो पूर्ण प्रश्लिष्ट हैं उसमें देखते हैं, इसमें पूरा वाक्य एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए तो इसको पूर्ण प्रश्लिष्ट कहा गया है। इसको पूर्ण समासात्मक भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की चेरोफी भाषा में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। यानी कि जो दक्षिण अमेरिका की चेरोफी भाषा है वह पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा। तो ये याद रखेंगे, चेरोफी भाषा किस प्रकार की है, पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा है और योगात्मक भी है, क्योंकि हम लोग योगात्मक का भेद पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, कितना बड़ा शब्द है नाधोलिनिन, ये एक शब्द है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसको पूर्ण समासात्मक इसलिए कहते हैं कि एक पूरा वाक्य एक ही शब्द में लिखा रहता है। और इसका अर्थ है लाओ नाव हमारे लिए, या हमारे पास नाव लाओ। देखिए इतनी बड़ी बात को नाधोलिनिन इस शब्द के द्वारा दिखा दिया गया। ये जो नाधोलिनिन है ये चेरोफी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है लाओ नाव हमारे लिए, या हमारे पास नाव लाओ। हम लोग जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं वह
2-3 भाषाओं के संदर्भ में पढ़ते हैं। भाई भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अन्य भाषाओं के उदाहरण समझना पड़ेगा। अन्य भाषाओं से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान में, इसीलिए अन्य भाषाओं के भी उदाहरण यहाँ पर समाविष्ट किए गए हैं। और ख नंबर आंशिक प्रश्लिष्ट, यानी कि जिसमें अंश में हो समास, कम हो समास, इसमें सर्वनाम और क्रियाओं का पूर्ण मिश्रण होता है, इसको अंशतः समासात्मक कहते हैं, यानी कि ये पूर्ण प्रश्लिष्ट नहीं होती है। जैसे पेरोनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली बास्क भाषा, इसके उदाहरण भी मिलते हैं। अब देखिए, बास्क भाषा आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, और ये जो चेरोफी भाषा है ये पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, और अगर समझ के नहीं पढ़ेंगे तो टॉपिक कठिन लगेगा। इसके बाद देखिए, इसका हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा जो बास्क भाषा है, उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हुकार्त, ये यहाँ पे ये रा ऊपर उड़ेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। हुकार्त, हुकार्त शब्द का अर्थ है मैं तुझे ले जाता हूँ। फिर है नकारसु, दूसरा शब्द, ये बास्क भाषा के शब्द हैं, तू मुझे ले जाता है। फिर दकार की ओत, मैं इसे उस तक यहाँ पे होगा ले जाता हूँ। देखिए थोड़ा सा इधर उधर शब्द हुआ, अक्षर हुआ और अर्थ बदल गया। ये आंशिक प्रश्लिष्ट बास्क भाषा के कुछ शब्द हैं जिनका ये हिंदी अर्थ दिखाया गया है। बस आपको इतना याद रखना है, ये शब्दों के अर्थ नहीं पूछे जाते हैं भाषा विज्ञान में। ऐसे पूछ लिया जाता है बास्क भाषा किस प्रकार की भाषा है, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट, तो इस प्रकार से बताना है। और ये कहाँ बोली जाती है? पेरोनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में ये भाषा बोली जाती है। अब हम लोगों ने पूरा आकृति मूलक वर्गीकरण मुख्य पढ़ लिया है, तो जितना पढ़ा है उसका हमने चार्ट बनाया है, उस चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण। तो इसके हमने बताए थे सर्वप्रथम 2 भेद, नंबर 1, नंबर 2। तो ये 2 भेद, पहला भेद अयोगात्मक और दूसरा हमने बताया था योगात्मक। ध्यान से पढ़ना, अगर इसको समझ गए, इस चार्ट को समझ गए, तो जितना कल वाले वीडियो में बताया और आज सारा समझ लीजिए, ये चार्ट उसका सार है। तो चीनी और तिब्बती भाषा अयोगात्मक भाषा हैं। अब अयोगात्मक का काम समाप्त। अब आइए आ गए हम लोग नंबर 2, योगात्मक। यानी भाषाओं का जब वर्गीकरण किया गया तो एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण है, दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण है। अभी हम लोग आकृति मूलक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आकृति मूलक के 2 भाग, अयोगात्मक, योगात्मक। अब योगात्मक के 3 भेद हैं। देखिए 3 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 अश्लिष्ट, नंबर 2 श्लिष्ट और नंबर 3 ये रहा प्रश्लिष्ट। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों की विशेषता देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे अश्लिष्ट है। अश्लिष्ट का अर्थ है जो चिपका ना हो। श्लिष्ट, श्लिष्ट माने चिपका, अश्लिष्ट माने जो चिपका ना हो। तो अश्लिष्ट भाषाएं प्रत्यय प्रधान होती हैं। पूछा जाएगा अश्लिष्ट भाषाएं किस प्रकार की होती हैं? प्रत्यय प्रधान होती हैं। और अश्लिष्ट
योगात्मक भाषाओं में तुर्की भाषा सबसे प्रधान भाषा है, यानी तुर्की भाषा आश्लिष्ट योगात्मक है। तुर्की भाषा प्रत्यय प्रधान है। तो इसमें देखिए आश्लिष्ट के 4 भाग किए गए हैं। ए पूर्व योगात्मक, बी मध्य योगात्मक, सी अंत योगात्मक और डी, यहाँ पे देखिए ऐसे डी होगा, डी पूर्वांत योगात्मक। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप देखिए तो डी होगा पूर्वांत योगात्मक। तो पूर्व योगात्मक, ये पूर्व योगात्मक कौन सी हमने बताई थी? जिनमें प्रत्यय या संबंध तत्व प्रकृति से पहले लगा रहता है, उन्हें पूर्व योगात्मक कहते हैं। और इसमें आती हैं भाषाएं जुलू और काफिर। जुलू और काफिर आश्लिष्ट पूर्व योगात्मक भाषाएं हैं। अब आ गए हम लोग मध्य योगात्मक, ऐसी भाषाएं जिनमें प्रत्यय प्रकृति के मध्य में लगता है। ये सारी बात पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार की भाषा में आती है संथाली, मुंडा। संथाली और मुंडा भाषा में प्रत्यय मध्य में लगा रहता है, बीच में लगा रहता है, प्रकृति के बीच में होता है, प्रकृति यानी धातु। फिर सी नंबर है अंत योगात्मक। इस प्रकार की भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के अंत में लगा रहता है। और इस प्रकार के वर्ग में भाषाएं हैं तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बास्क। इतनी भाषाएं हैं। सी नंबर में अंत योगात्मक भाषाएं हैं, यानी कि आश्लिष्ट अंत योगात्मक भाषा है तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बास्क भाषा। ये सारा याद रखना। और डी नंबर है पूर्वांत योगात्मक, यानी कि पूर्व और अंत। इस प्रकार की भाषाओं में जहाँ प्रत्यय प्रकृति से पहले और अंत में जुड़ता है उसे पूर्वांत योगात्मक अश्लिष्ट भाषा कहते हैं। इसमें भाषा है मफोर, पपुई। मफोर भाषा पूर्वांत योगात्मक भाषा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यानी कि हमने एक वर्ग पूरा पढ़ लिया। आश्लिष्ट के 4 भेद बताए गए, योगात्मक के 3 भेद, उसमें फिर जब अश्लिष्ट आया तो अश्लिष्ट के 4 भेद बता दिए गए। आगे देखते हैं नंबर 2 जो हमने बताया था, ये श्लिष्ट। तो श्लिष्ट यानी कि चिपका हुआ। श्लिष्ट भाषाएं जो होती हैं, श्लिष्ट योगात्मक, वे भाषाएं विभक्ति प्रधान होती हैं और अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान होती हैं। श्लिष्ट विभक्ति प्रधान होती हैं। इसके 2 भेद हैं, ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी भी संयोगात्मक और वियोगात्मक, बहिर्मुखी भी संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो अंतर्मुखी श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक में अरबी भाषा आती है। श्लिष्ट अंतर्मुखी वियोगात्मक में हिब्रू भाषा आती है। श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक में संस्कृत आती है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृत भाषा श्लिष्ट है, योगात्मक है, बहिर्मुखी है। ये सारी बातें याद रखेंगे। क्या क्या है? श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है और योगात्मक या संयोगात्मक है। और फिर ये जो हिंदी भाषा है ये श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है और वियोगात्मक है। हिंदी भाषा बहिर्मुखी वियोगात्मक है, संस्कृत भाषा बहिर्मुखी संयोगात्मक है। ये बात याद रखेंगे। अब श्लिष्ट हो गया, अब आ गए हम लोग लास्ट में प्रश्लिष्ट। ये लास्ट भेद है। तो प्रश्लिष्ट के भी 2 भेद जो आज हमने सब पहले पढ़े हैं,
ए पूर्ण प्रश्लिष्ट और बी आंशिक प्रश्लिष्ट। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट में आती है चेरोपी भाषा, पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा है चेरोपी भाषा, पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा है। और आंशिक प्रश्लिष्ट बास्क भाषा है, बास्क भाषा आंशिक प्रश्लिष्ट है। आंशिक प्रश्लिष्ट का मतलब है कि अंशतः समासात्मक होती है यह भाषा, इसमें सर्वनाम और क्रियाओं का पूर्ण मिश्रण होता है। और ये जो पूर्ण प्रश्लिष्ट है ये पूर्णतः समास प्रधान होती है। तो ये था आकृतिमूलक वर्गीकरण का चार्ट। ये देखिए हम छोटा करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये पूरा चार्ट है। तो इसे आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग आ गए पारिवारिक वर्गीकरण पर। आकृतिमूलक वर्गीकरण समाप्त हो गया। आज पारिवारिक वर्गीकरण जो भाषाओं का दूसरा वर्गीकरण है। तो इसमें विश्व की भाषाओं में पारिवारिक वर्गीकरण के 18 भेद माने गए। कितने? 18। जर्मनी के विद्वान विल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट के अनुसार 13 पारिवारिक वर्गीकरण हैं और फ्रीडरिश म्यूलर ने 100 बताए हैं वर्गीकरण, और भारतीय विद्वान 10 से 18 भाषा परिवार मानते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार 18 भाषा परिवार हैं और अपने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमाणित देवेंद्र नाथ शर्मा का 18 भेद वाला माना जाता है। यही 18 भेद किसने बताए हैं? देवेंद्र नाथ शर्मा ने बताए हैं और इसी के आधार पर अपने यहाँ ये पारिवारिक वर्गीकरण का विभाजन ये ज़्यादा सही माना जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व दोनों पर है, यानी इसका जो आधार है पारिवारिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों के आधार पर यह वर्गीकरण बनाया गया है। एवं पारिवारिक वर्गीकरण को वंशानुक्रम पर भी आधारित होने से जेनरलोजिकल और जेनेरा यानी कि वंश, और इसको कहते हैं जेनरलोजिकल को कहते हैं वंशानुक्रमिक, यानी कि वंशानुक्रमिक और वंश तथा भूगोल एवं इतिहास पर निर्भर होने से हिस्टोरिकल भी कहते हैं। इतना इसके विषय में जानना आवश्यक है क्योंकि इनसे प्रश्न बन के आ जाते हैं। अब ये देख लेते हैं हम लोग कुछ मुख्य भाषा परिवार, यानी कि जो 18 भाषा परिवार बताए हैं देवेंद्र नाथ शर्मा और आदि ने, उसमें ये कुछ मुख्य परिवार हैं। मुख्य भाषा परिवार यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया भूखंड में जो भाषा परिवार आते हैं उनको एक नाम दिया गया यूरेशिया खंड। फिर अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। तो ये इतने मुख्य भाषी परिवार हैं जो इन भूखंडों पर फैले हुए हैं और उसी के आधार पर इनका नाम रख दिया गया है। अब हम लोग इनके विषय में आगे विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।